अभी तक मुल्क अदम इस्तेहकाम से निकल नहीं पा रहा। जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप की जा रही है, ये बुनियादी तौर पे इसीलिए की जा रही है कि हम जिद हमने की हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अभी तक मुल्क अदम इस्तेहकाम से निकल नहीं पा रहा। आज खबर आई कि डॉलर की कदर गिरी है, रुपया मुस्तहकम होने लगा है। बड़े अरसे के बाद, तकरीबन एक महीने के बाद ये सूरत हाल नजर आई। लेकिन अब लग रहा है कि कल के दिन भी शायद तहरीक अदम इत्मीनान पर वोटिंग का मामला कोई सुलझ नहीं रहा, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो मुलाकात की है अपनी पार्लिमानी पार्टी से, इसके साथ काबीना से, उस इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की हैं, जिन सवालों के जवाब दिए हैं, उससे लग रहा है कि इमरान खान साहब जिस तरह से बातें कर रहे हैं, लगता नहीं है कि कल तहरीक अदम इत्मीनान पर वोटिंग का मरहला हो सकेगा या कम अज़ कम इसका कोई नतीजा निकल सकेगा। एक फैसला जो हुआ कमीशन बनाने का हुआ और जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब का नाम सामने आया, लेकिन फिर यह खबर आई कि उन्होंने माजरत कर ली है कि एक कमीशन ऐसा हुकूमत बनाने जा रही थी या शायद अब भी बनाने की कोशिश करेगी, शायद सरबराह बदल जाए, कि जो लेटर गेट है इस मामले को देखेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि अब यह भी फैसला बताया जा रहा है कि जो सारा खत का मामला है इसको कौमी असम्बली में सामने लाया जाएगा। इन कैमरा इसका इजलास होगा और उस पर सबको इस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। यानी तहरीक अदम इत्मीनान एक तरफ रह गई और लगता है कि उससे पहले यह मामला भी सामने आएगा। इमरान खान साहब ने यह बात भी कही है कि जी शहबाज शरीफ साहब की शेरवानी वहीं की वहीं रह जाएगी, वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे और मैं किसी सूरत भी पीछे नहीं हटूंगा। जहां तक बात रहेगी इस्तीफ़ों की, तो उस पर उनका यह बयान सामने आया है कि इस्तीफ़े देना इस साजिश को कामयाब बनाने के मुतरादिफ होगा। मैं किसी सूरत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो बैनुल-अक़वामी साजिश है, बैरूनी साजिश है, इसको कामयाब नहीं होने दूंगा। अब फिर क्या हल है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इस पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट तब तक तहरीक अदम इत्मीनान को रोकेगी? अगर हुकूमत ने रोका तो फिर क्या होगा? क्या फिर जिस तरह से अपोजिशन कह रही है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी, क्या मामला उस तरफ जाएगा? क्या हल है? क्या अब भी इस मामले को सुलझाया जा सकता है या नहीं? आज इसी पर हम बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, हालात तो मज़ीद गंभीर हो रहे हैं। उसामा साहब, ये गवर्नमेंट हालात को ऐसी जगह पे लेके जाना चाह रही है जहाँ पर शायद कोई तीसरी कुव्वत जो है उसको अंदर ये चाह रहे कि ये तीसरी कुव्वत जो है वो मैदान में आ जाए। मुझे एक बात बताया कि कौमी असम्बली का एजेंडा जारी हो गया, उसमें 6 निकाती एजेंडा है। असूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ एक निकाती एजेंडा था, वो ये था कि सुबह वोटिंग होनी है। इन्होंने 6 निकाती एजेंडा जारी कर दी है और कौमी असम्बली में जो एजेंडा जारी किया गया उसमें जो वोटिंग है वो चौथे एजेंडे पे है। यानी कि उससे पहले ये इनका इरादा कुछ और है कि वहाँ पर तकारीर करवाई जाएँ, वहाँ पर ख़त की कॉपियाँ बांटी जाएँ, वहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जाए कि बात वोटिंग तक ना जा सके। उसामा साहब, सुप्रीम कोर्ट की वाज़े डिसीजन है कि जनाब सुबह 10 बजे आप सेशन बुलाएं, उसमें आप वोटिंग करवाएं और उसी सेशन में, उसी सिटिंग में नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करें। अब ये तो मुझे इनका तो कोई मूड लग नहीं रहा कि कल ये वोटिंग करवाएं या नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करवाएं। जब आप उसमें उस जो लेटर है उसकी कॉपियाँ बांटेंगे, उस पर तकरीरें करवाएंगे, जब तकरीरें करवाएंगे तो इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये कल कोशिश करेंगे कि वहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा किया जाए जिससे ये वोटिंग का अमल ना हो सके। अच्छा। और ये चीज़ें अब क्लैरिटी के साथ सामने आ गई हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये चाहते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाएं और इस तरह से वोट आउट क्या। अच्छा, क्या इस पर चूंकि हमने बड़ी तफसील से बात करनी है, अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपने जिक्र कर दिया, गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्या हम यूसुफ रज़ा गिलानी वाला मामला देखेंगे? वो तो काफ़ी दिन चला था, कई दफ़ा मोहलत हमने देखी कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने बार बार मोहलत दी कि जी ख़त लिख दो। वो भी ख़त का मामला था, लेकिन वो ज़रा मुख्तलिफ था कि स्विस हुकाम को ख़त लिखना था, वरना वक्त गुजर जाएगा और वो केस दोबारा नहीं ओपन हो सकते कि किस तरह से मुल्क का पैसा लूटा गया, बाहर बैंकों में रखा गया। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने नहीं लिखा लेटर
और फिर उनको तौहीन अदालत में सजा हुई, वो प्राइम मिनिस्टर ना रहे और फिर राजा परवेज अशरफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे। और तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती थी कि ये स्याह दिन है, ये स्याह जजमेंट है कि किस तरह से एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाला गया। तो क्या ये दोबारा इस तरह से होगा और फिर क्या पीपल्स पार्टी क्या कहेगी इस पर? वो फिर एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अदालती अहकामात से जाएगा। इमरान खान साहब को इसका यकीनी तौर पर बताया गया होगा कि खतरात मौजूद हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर चाहें तो पूरी तरह अमल दरामद कर लें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले पर, और अगर नहीं चाहते फ़ैसला करना तो फिर लैतो लाल से काम जिस तरह उस दिन लिया था कल भी ले ले। पहले कासिम सूरी साहब की कुर्बानी दी है तो कोई नया कुर्बानी का वो ढूंढ ले, शायद कोई एक शख्स ऐसा जो वहाँ पे मसलन असद कैसर साहब अब आ जाए खुद, वो कोई ऐसी रोलिंग दे या कोई ऐसी बात करें, और या कोई मेंबर कौमी असम्बली कोई इस तरह की बात करे कि वो सबूताज करे उस प्रोसेस को जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है। और फिर ये खराबी तो हो जाएगी, लेकिन इसका ये नहीं है कि ये कोई मामला यहाँ रुक जाएगा या ये दोबारा वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे या इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। लॉ को रास्ता अपना ख़ुद बनाना आता है, लॉ अपना रास्ता ख़ुद बनाएगा, और जो लोग इस हवाले से कोई खिलाफ वर्जी करेंगे कानून की, वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की, वो ये बात समझें कि शायद वो करके इसी तरह जिस तरह इस वक्त अभी बैठे रहे हैं ऐसे बैठे रहेंगे। अभी इसका एक तफसीली जजमेंट आना है जो कल का फ़ैसला था। अच्छा, जो काम किया गया है कासिम सूरी साहब ने उसका पनिशमेंट भी होगा, पेनल्टी होगी उसमें। ये तो नहीं है कि ऐसे ही बस ये 4 सफ़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिए, शॉर्ट तहरीरी ऑर्डर दे दिया और बाकी मामला ख़त्म हो गए। जिसने आर्टिकल 5 लगाने की कोशिश की और जिन्होंने गलत रूलिंग दी और उसमें जो कुछ कहा गया और उससे जो हर्ज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके डैमेजेस होते हैं, उसकी रेमेडी होती है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि गद्दारी के मुकदमे दराज किए। सर मैं अगर आप एक मिनट दे दें। फवाद चौधरी साहब ने और ये नाहलियाँ जो हैं इसके बाद की सूरत हाल में आपको बता दूं, अगर इस तरह की कुछ चीज़ की गई जी, फिर जिस तरह मैंने कहा पहले भी कि कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, अदालत फिर वापस बुलाएगी सब फ्रीकैन को और फिर शायद को और तरह की सज़ा दी जाए, फिर फौरी तौर पे पनिशमेंट मिलेगी। और वो पनिशमेंट ऐसा नहीं है कि ये सियासत करते रहेंगे, फिर पॉलिटिक्स इस तरह की पॉलिटिक्स होगी जैसे नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए थे मुल्क से, या वो उनका नाम लेना भी मना कर दिया गया था, फिर ऐसी तरफ चीज़ें जाएंगी। और ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप की जा रही है, ये बुनियादी तौर पे इसीलिए की जा रही है कि हम ज़िद हमने की हुई है और ज़िद के तहत हमने कोई बात अच्छा नहीं है। मानी। अच्छा बाबर साहब, आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया है सुप्रीमेसी पार्लियामेंट का, उस पर बात करनी है। जी उसामा साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि कल का इजलास बुलाया जाए और उसमें अदम इत्मीनान पर वोटिंग करवाई जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। कल का इजलास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर बुलाया जा रहा है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। अब उसका जिसने एजेंडा तैयार किया, स्पीकर जो उस एजेंडे को इंप्लीमेंट करवाएगा, वो बुला जो लोग इस प्रोसेस को डिले करेंगे या इसमें रुकावट बनेंगे, वो सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकिब होंगे। चाहे जिसके डायरेक्शन पर आज एजेंडा तैयार किया गया, सुप्रीम को जो है स्पीकर है पार्लियामेंट में, वो कस्टोडियन है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करे, एग्जीक्यूट करे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एग्जीक्यूट नहीं करता, अगर वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करवाता, अगर वो वोटिंग को डिले करवाता है, अगर कल वोटिंग नहीं हो पाती, अगर कल नए लीडर ऑफ द हाउस का फाइनल नहीं हो पाता, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और अदालत की तौहीन है। मुर्तकिब स्पीकर होगा जो कि कस्टोडियन है हाउस का। ये मैं आपको कहती है कि पार्लियामेंट का भी एक तकद्दुस है, उसकी भी तौहीन की जा रही है। बाब डोगर साहब, शॉर्ट कमेंट। कल फवाद चौधरी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि 400 साला पार्लिमानी तारीख जो दुनिया में प्रवेल करी है,
उस तारीख में आज तक ये नहीं हुआ कि जनाब किसी पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई नोटिस लिया हो। मैं ये अपनी तारीख खुद ही लिख रहे हैं या इमरान खान साहब के कहने पे ये तारीख दर्ज की जा रही है। अभी फहमीदा मिर्जा केस आपके सामने है। नवाज शरीफ का जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया तो पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया कि ना वो सदर होंगे PMLN के, जिस पर और उन्होंने जो लॉ था वो अमेंड किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वो भी उड़ा दिया, वो अमेंडमेंट भी उड़ा दी। तो सर सुप्रीम कोर्ट तो पार्लियामेंट में बेताशा जो केसेस हैं, वो बेताशा बिल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गए और वो उड़ गए। फहमीदा मिर्जा की रूलिंग उड़ गई। ये फवाद चौधरी साहब एक अपनी अलहदा से तारीख जो है वो मुरतब कर रहे हैं। कभी तारीख में ये हुआ है गुलाम मुर्तज़ा साहब के सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि 10:30 बजे इजलास बुलाया जाएगा, इस तारीख को बुलाया जाएगा और इतनी देर के लिए चलता रहेगा? ये भी क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा कि सदर और वज़ीर आज़म किसने मेंटेन करनी है? आइन पे अमल दरामद किसने करवाना है? अगर स्पीकर ही बेशर्म हो जाए, वो इजलास ना बुलाना चाहे, अगर जनाब गवर्नमेंट इजलास ना बुलाए, गलत किस्म की इलीगल गैर कानूनी रूलिंग दे दें, तो फिर क्या करें? आप बैठे रहे यहाँ पर। मुझे एक बात बता दें, एक प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं 10 साल नहीं जाता, जाओ जो करना कर लो, तो फिर क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जी वो रूलिंग गलत थी, वो फैसला आ गया, लेकिन ये किस तरह से होगा? तो स्पीकर स्पीकर के मैं नहीं इजलास बुलाता। स्पीकर ये कह दे कि जनाब वो टाइम गुजर गया है, 7 दिन पूरे हो गए, अब नए सिरे से अदम इत्मीनान की तहरीक सर फिर हर दफा अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट मुझे एक बात बताएं, आइन के आर्टिकल का, आइन की प्रोविजन पे अमल दरामद किसने करवाना है? अगर पार्लियामेंट की नीयत खराब हो चुकी है, अगर पार्लियामेंट बदनीयत हो चुकी है, तो आइन पे कौन अमल दरामद करवाएगा? अच्छा, अब गुलाम मुर्तज़ा साहब यही डिबेट है सारी। अब इसमें हुकूमत ये कह रही है कि इस चीज़ को देखा ही नहीं गया कि जो ख़त था इसके अंदर क्या कुछ दर्ज है, किस तरह की साजिश थी। अब स्पीकर मुअत्तल भी कर सकता है रुकनीत, स्पीकर किसी का दाखिला भी बंद कर सकता है, तो ये उसके इख्तियार का मामला है। और ये चीज़ भी कही जा रही है कि आर्टिकल का हवाला दिया कि इस आर्टिकल के तहत, आइन के इस आर्टिकल के तहत जो है हम स्पीकर की रूलिंग को गलत करार दे रहे हैं और इस आर्टिकल के तहत हम पाबंद कर रहे हैं कि सदर और वज़ीर आज़म जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के होते हुए। यानी वो उसमें अल्फाज ये हैं कि इस जजमेंट के बाहर नहीं जा सकते, उनके खिलाफ इसके अंडर रहकर वो करेंगे जब तक यह तहरीक-ए-इत्मीनान का मामला किसी करवट बैठ नहीं जाता। तो अब आप इसको किस तरह से डिसाइड करेंगे? अगर हुकूमत दोबारा रिव्यू में चली जाती है या हुकूमत इसको किस तरह से डिले करती है, तो ये क्या अब हम देखें पार्लियामेंट आमने सामने? मुझे तो फवाद चौधरी साहब का शक पड़ रहा है कि उनका चेक करना चाहिए कि वो कहाँ से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की है। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि जो 100 मोटा होता है उसके ऊपर रिव्यू होता है। रिव्यू तो केसों के ऊपर होते हैं, अपीलों के ऊपर होते हैं। 100 मोटो का तो रिव्यू नहीं होता, वो तो फाइनल और फुल फ्लेज डिसीजन होता है, उसको कौन रिव्यू करेगा? ये तो मैं पहली दफ़ा उनसे सुन रहा हूँ कि रिव्यू होगा। ये 100 मोटो केस था, ये किसी की दरख्वास्त नहीं थी और किसी की किसी और, उन्होंने कहा था कि हमने अपने इख्तियारात 100 मोटो के ज़रिए से इसको देखा है, 184(3) में इसको देखा है। आप लोगों की अपीलें सियासी पार्टियों की नहीं देखी। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा कि पाबंद कर दिया गया है, आपने जो इंटेंशन देखी है कोर्ट की, वो आपको नज़र नहीं आ रही कि उन्होंने कहा कि ये करे, उसके बावजूद वो क्या कर रहे हैं? अगर वो पाबंद ना करते जो ये तो मीना इजलास ना बुलाते। और ये जो कहा गया है कि ये इसी इजलास को कंटिन्यू करते हुए इसी इजलास के अंदर आप वो करें, इस इजलास को आप कंटिन्यू वो 7 दिन कंटिन्यू रखें, लेकिन इस इजलास को ख़त्म करने से पहले उन्होंने वो करवानी है इसके ऊपर वोटिंग। और नए वज़ीर-ए-आज़म का भी, नए वज़ीर-ए-आज़म की भी वोटिंग उसी दिन हो जाएगी। वो जी इसी कंटिन्यूस में, इसी कंटिन्यूस सेशन में होगी ना। वो कहते हैं कि सेशन चल रहा है जी, आज नहीं करा रहे। जो ऊपर उन्होंने चीज़ें रख दी हैं, 3, 4, 5 चीज़ें एजेंडे में रख दी, उसको चलाते जाएँ, हफ्ता चलाते जाएँ, हफ्ते बाद जाके उसकी बारी आएगी, उस वक्त तक कोई ना कोई ऐसा काम कर लें। भाई हमेशा लॉ मेकर्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लॉ मेकर्स की इंटेंशन देखी जाती है, उनको देखा जाता है कि मेला फिडे तो नहीं है, बदनीति में काम किया जा रहा या किस नीयत से किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये बदनीति के साथ हो रहा है, लिंगर और करने के लिए हो रहा है। आपको अगर शहबाज शरीफ पसंद नहीं है, आपको अपोजिशन पार्टियाँ पसंद नहीं होंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली और कानूनी तौर पर उनका हक बनता है। उन्होंने आपके खिलाफ अदम इत्मीनान की तहरीक दी है, आप रास्ता दें उनको। ये तो नहीं हो सकता कि मैं अड़ के बैठ जाऊं कि मेरे साथ मैं जनाब
छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, अब मैंने नहीं छोड़नी। मुझे आप जो आप बात कर रहे हैं ट्रम्प, मैं ट्रम्प बन गया हूँ, मुझे ट्रम्प की तरह उतारे पकड़ के। जी, इमरान खान साहब के करीब शेख रशीद साहब भी हैं और पहले दिन से कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगाओ, इमरजेंसी लगाओ। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि क्या किस तरह से आगे चलना चाहिए या क्या सोच है, क्या सोचा जा रहा है, लेकिन इमरान खान की क्या सोच है, शेख रशीद साहब का मशवरे दे रहे हैं। अच्छा उसामा साहब, जी उसामा साहब 2008 में मेरी नवाज से मुलाकात हुई। अच्छा, तो ये इलेक्शन से पहले की बात है। तो मियाँ साहब ने मेरे साथ उस वक्त माहिद अली बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो थे। तो मियाँ साहब ने हमसे कहा कि जी यार एक मशवरा दें, शेख रशीद की बड़ा अप्रोच कर रहा है, बड़ा कोशिश कर रहा है, बड़े लोगों से मुझे कहलवाया, ऐसे लोगों से जिनको मैं ना नहीं कर सकता कि वो नून लीग ज्वाइन करना चाहता है और माफ़ी मांगने को तैयार है, तो क्या मशवरा देते हैं। मैंने कहा जी, माई साहब ने भी कहा कि ठीक है जनाब उनको ज्वाइन करवा लें। कहते जी मेरी भी यही ख्वाहिश है कि इसको ज्वाइन करा लूँ, अगर नहीं ज्वाइन कराऊँगा तो इसका बड़ा मुंह है, फिर मेरे ख़िलाफ़ इधर उधर आउलफुल बोलता रहेगा, तो बेहतर है कि चलें इसको अपने पार्टी में शामिल करवा लेता। अब जो उन्होंने लफ्ज़ कहा वो मैं नहीं कहता, बस उन्होंने कहा कोई ना कोई चीज़ दे देंगे इनको। अच्छा। और ये उससे वहाँ कोई छोटी मोटी मिनिस्ट्री दे देंगे तो खुश रहेगा, तो मेरे ख़िलाफ़ नहीं बोलेगा, और अगर नहीं तो ये बोलेगा। तो उसने कहा मसला, हमने कहा जी ज्वाइन करवा लें। तो उन्होंने कहा यार मसला ये है कि चौधरी निसार और शहबाज शरीफ नहीं मान रहे। अच्छा। मैं तो खुद चाहता हूँ कि इसको ज्वाइन करा लूँ, लेकिन चौधरी निसार और शहबाज शरीफ नहीं मान रहे। ये खुद मेरे सामने बात हुई। तो जो नवाज शरीफ उस वक्त सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक था कि अगर वो इसको लड़वा लेते इलेक्शन शेख रशीद साहब को और पार्टी ज्वाइन करवा लेते तो मामला बिल्कुल ठीक थे। वो फिर ईमानदार भी थे, फिर वो 5 वक्त के नमाजी भी थे, और चूँकि वो पार्टी ज्वाइन नहीं की और उसका बदला वो अभी तक उनसे ले रहे हैं। अच्छा। अभी तक वो करप्ट भी हैं, फ्रॉड भी हैं, 2 नंबर भी हैं, गटर की नाली के ईंट भी हैं। तो शेख साहब अपने दिल में रखते हैं। मुझे ये बताएं साहब, मुर्जा साहब मैं इसका गवाह हूं, ये बात मेरे सामने हुई, ये खुद मेरे सामने डिस्कशन हुई। मुझसे भी उन्होंने पूछा कि जनाब यार आप बताएं ज्वाइन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। मैंने माई साहब ने कहा, उन्होंने मजबूरी अपनी बताई, लेकिन ये साथ बताया कि मैं तो चाहता हूं ज्वाइन कर ले, अगर नहीं करेगा तो मेरे खिलाफ सड़कों में बोलेगा, बातें करेगा, तो बेहतर है कि उसको अपने साथ रखूंगा, तो खामोश रहेगा और खुश रहेगा। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, सर मैंने एक और बहुत अहम पहलू पर नजर डाली है, जो सारा कहा जा रहा है ना साजिश वगैरह, उसके आप देखेंगे एक तरह से सबूत कि असल में ये क्या हुआ है, कब से मीटिंग शुरू हुई थी, वो मैंने आपको दिखाना है। लेकिन पहले गुलाम मुर्तज़ा साहब इस बारे में आप क्या कहते हैं शेख रशीद साहब के हवाले से। देखिए शेख साहब वो लीडर हैं अपनी एक वाहद जमात के, खुद ही सरबराह हैं, खुद ही मेंबर हैं, और खुद ही उन्होंने कहा कि मैंने किसी को मेंबरशिप भी नहीं दी। दूसरी इस हवाले से जो खान साहब का मतवा नज़र था, कभी वो कहते थे मैं इस शख्स को चपड़ासी भी नहीं रखूँगा अपना, और शेख साहब के दिल में अभी वो बात बाहर नहीं निकली है। वो इनके साथ मिले हैं, इनके साथ इक़्तिदार इंजॉय किया है, और जब इस वक्त सूरत हाल है वो इनको चपड़ासियों वाली सूरत हाल में निकाल के बाहर करेंगे। ये आप लिख लें अपने पास। अगर कल इन्होंने ये मशवरे जो दिए जा रहे हैं शेख साहब की जानिब से और 1-2 लोगों की जानिब से, ये मशवरे इनको सड़कों पर लाने वाले हैं। अभी तक देखिए ना गवर्नर राज लगाया, ना इमरजेंसी लगाई, ना इस्तीफे दिए हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं इस्तीफे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो तो फिर हमारी शिकस्त होगी कि हम ये साजिश को फिर समझेंगे कामयाब हो जाएगी। क्या कामयाब भी तो कर रहे हैं इस वक्त, क्या कर रहे हैं उसको कामयाब। कॉन्स्टिट्यूशन देखें, अगियार की एक मैं अगियार का नाम क्या लूँगा, मैं कहता हूँ कादियानियों की एक भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान के आइन को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाया जाए, उसको तोड़ फोड़ की जाए, उसके अंदर नकब लगाई जाए, कभी उसको हेल्ड इन अबायस कराया जाए, कभी उसको सबवर्ट कराया जाए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को आपने अब खुद साजिश की तरफ है गैर मुल्की एजेंडा। अच्छा सुने बात, मेरी गुजारिश, ये गैर मुल्की साजिश है। हाँ। ये गैर मुल्की साजिश है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कादियानी चाहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुराख लगाना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को खराब करना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ना। और ये मेरी गुजारिश सुन लें, ये जो आप साजिश की बात कर रहे हैं ना, अब सिटिंग एमएनए, क्योंकि अब तो सब वैसे भी रिस्टोर हो गए हैं, काबीना भी फिलहाल वापस आ गई, अब देखते हैं कल क्या होता है। तो एमएनएस तो फिर भी सब हैं। शानदाना गुलजार साहिबा हैं, तहरीक इंसाफ की एमएनए हैं। सब मैंने देखा है कि अपोजिशन के लोग भी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं
और वो मानते हैं कि ये कोई इस तरह नहीं, यानी बिला वजह डिफेंड नहीं करेंगे, अपनी पार्टी को भी नहीं। तो अब इन्होंने खुद क्या बातें बताई हैं कि असल में हुआ क्या, किस तरह से मुलाकात के लिए कहाँ कहाँ बुलाया गया, किस तरह की बातें हुई, क्या सवाल हुए और फिर प्लान क्या डिस्कस हुआ है, ये सब हकीकत आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। इज़ बिलावल द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? एम्बेसीज बुलाकर ये सवाल हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से कर रही हैं, MNA से, बाबर डोगर साहब। अब वो कहती हैं मेरा रोज़ा भी है और मैं कुरान की कसम खा के कहती हूँ, और उन्होंने ये सब बातें बताई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं, हाई कोर्ट मना कर देती है। अब कौमी असम्बली में भी अगर ना लेकर जाए इन कैमरा इजलास में ये चीज़ कि बाहर से अगर कोई लेटर है, बाहर से अगर कोई साजिश है, तो फिर कहाँ जाया जाए, किधर जाए फिर हुकूमत? उसामा साहब, क्या ये पहली बार हुआ? सारे जितने भी ममालिक हैं वो सारे ममालिक अपनी अपनी असेसमेंट भेजते रहते हैं। वो सारे ममालिक जो हैं वो PTI के लोगों से भी मिलते हैं, PMLN के लोगों से भी मिलते हैं, फजलुर रहमान की पार्टी के लोगों से भी मिलते हैं। लाहौर में कौंसल जनरल जो है वो स्पीकर से भी मिलता है, वो अपोजिशन से भी मिलता है, वो हुकूमती लोगों से भी मिलता है, और वो इससे अपनी असेसमेंट्स बनाते हैं कि जनाब कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी पॉपुलर है, कौन सी पॉपुलैरिटी में दूसरे नंबर पर है। पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो मरीम के बारे में क्या सोचते हैं, वो बिलावल के बारे में क्या सोचते हैं, वो नून लीग वालों से भी ये सवाल कर रहे हैं, वो हर एक से ये सवाल करते हैं। और हमारे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो जो बाहर होते हैं वो भी इस तरह के असेसमेंट्स भेजते रहते हैं अपने ममालिक में। अमेरिका सुपर पावर है, चाइना की जो एम्बेसी है वो भी इस तरह की असेसमेंट्स करती है, फ्रेंच एम्बेसी जो है वो भी इस तरह की असेसमेंट्स करती है। मुझे पता है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे MNAs, बहुत सारे फेडरल मिनिस्टर्स, प्रिंसिपल मिनिस्टर्स, उनको बाकायदा तौर पर सैरें करवाई जाती हैं। मुझे पता था एक दौर में फ्रांस की एम्बेसी यहाँ पर बड़ी एक्टिव थी और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को और MNAs को वो फ्रांस की करवाई गई। मुशर्रफ दौर में जितने MPs और MNAs के डेलीगेशन अमेरिका के वो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड है। असेसमेंट और चीज है सर, रजीम चेंज और चीज है। विकीलीक्स सर, विकीलीक्स में 70 से ज्यादा मर्तबा सर रजीम चेंज अमेरिका ने कोशिश की है, 66 उसमें से खुफिया कोशिशें थी। ये कब तक पाकिस्तान में होने दिया जाएगा, या इस पर सारी दुनिया अगर खामोश है या वो करते रहे हैं, हम भी इसको देखकर खामोश हो जाएं? NRO होने दें हम, माजी में अगर ये होता रहा है और अमेरिका मानता रहा है बाद में कि जी कॉन्डोलेंस राइज थी, NRO हमने करवाया था, आज भी हम ये सब कुछ होने देंगे? कब तक जारी रहेगा इस मुल्क में कि बाहर की ताकतें जो फैसले करती रहेंगी? मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिकन के लिए किसी भी गवर्नमेंट को ट्रिपल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। IMF आपको कितना दे, इत्तेहादियों से कह दे कि जनाब इनके साथ नहीं चलना, इनको जो लोग आपको पैसे दे रहे हैं उन पर प्रेशर डाला जाएगा, इनको पैसे नहीं देने। आपकी सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप के साथ है, तो यूरोपियन यूनियन से कह दिया जाए कि पाकिस्तान को जो है नेगेटिव लिस्ट में डाल दो, एक्सपोर्ट का मसला है, बिल्कुल सही है, ले लो, फैटअप में आपको ब्लैक लिस्ट में ले जाए। सिर्फ 2 या 3 चीजें उन्होंने करनी है और आपकी इकोनॉमी तबाह हो गई, आपका हाल श्रीलंका वाला हो जाएगा। ये करना उनके लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। जी हमें ये क्या जरूरत है कि पार्लियामेंटेरियंस को कहते रहे? जी अब मुतवक्के वज़ीर आज़म ने कहा है हमें अपने बच्चों का पेट पालना है। मैं तो हैरान होता हूँ कि शानदाना गुलजार साहब ने जो बात की है, उसामा गाजी साहब, जी 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 जो उन्होंने बात की है, शानदाना गुलजार साहबा ने, उन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त की है कि इस तरह के कम्युनिके, इस तरह की केबल आती रहती है और ये केबल भी आई हुई होगी। इसके देखें, हम बार बार आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस केबल को आपने 2 पराए में देखना है। एक ये है कि अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे वो अपनी मर्जी के लोगों को लाए। क्या हमारे अपने लोगों के मदद के बग़ैर यहाँ पे कभी कोई हुकूमत आई है या कभी कोई हुकूमत यहाँ से गई है? क्या हमारे लोग उनके मददगार हैं? तीसरी बात ये है कि अगर ये बात इस तरह की है तो फिर ये कहना कि ये अदम एतमाद जो है ये उसकी वजह से है क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये हुकूमत ख़त्म की जाए और नवाज़ शरीफ उसका मेन मोहरा है उनका। ये बातें आप अपनी तहरीक जो है अदम एतमाद की उसके साथ ना जोड़ें। इस मामले को कौमी सलामती का मामला रहने दें और इसको एक कौमी सलामती के मामले के तौर पे, पॉलिसी के तौर पे आप अपने इदारों के सामने रखें। वहाँ पे आप जॉइंट सिटिंग भी बुला लें पार्लियामेंट की
और वहाँ इसको लहदा डिबेट करें। तो जो जा तो रहा है कौमी मसाइल असम्बली हैं में। आपके खिलाफ अदम एतमाद है, तो फिर ठीक है, इन जो कैमरा अदम इजलास का एतमाद जो कह रहे हैं कि है, लेटर उसको- सारा दिखाया जाए कौमी असम्बली मेंबरान को। जो अदम एतमाद है उसको आप अदम एतमाद को कबूल करें। 14 लोगों से मुझे बताएं, 14 लोगों से डील करते हुए अमेरिका को आसानी होगी या एक सिंगल शख्स से जो किसी की नहीं सुनता, ना किसी की मानता है, ना किसी के बात मशवरा करके चलता है, सिर्फ अपने 4 दोस्तों के इर्द गिर्द सारी उसकी ज़िंदगी घूमती है, तो क्या वो उनको एक बंदा काबू करना आसान होगा या 14 पार्टियां काबू करनी सर आसान काबू, होगी? वो आप कहता क्या है मैं बात काबू नहीं आ करते रहा, हैं? वो तो बहुत ऐसे- सौ के काबू नहीं आ रहा सर। अच्छा कब वो तो मुर्दा साहब इसको यहाँ छोड़िए। नहीं काबू मुर्दा आ साहब रहा। मुझे एक चीज बताएं, काबू मुझे एक बात बताएं, काबू आप आने वाली बात इस्लामाबाद जो में- है, आप मैं इस्लामाबाद आपको में 20 हैं, दफा क्या 20 वहां पर एम्बेसीज जर्नलिस्टों को नहीं बुलाती, इस तरह के सवालात नहीं पूछती? मैं आपको क्या बताता वहां हूँ पर ये होता एम्बेसीज क्या है, MNS डॉक्टर को नहीं साहब, बुलाती सारी पॉलिटिकल पिछले पार्टी के? वहां पर तो एक- हर एक रोज डेढ़ तक महीने में लेकिन सर किसी का किरदार तारीख में वो नहीं रहा जो अमेरिका का रहा है। आप देख लें, उन्होंने यही कह के रजीम चेंज। डॉक्टर सर, साहब, सर इराक में उन्होंने क्या किया, इराक में क्या किया है, अफगानिस्तान में क्या किया है। सर नहीं सर, किसी और ने ना अफगानिस्तान में खेल खेला है, ना इराक में खेला, ना सोमालिया में, ना शाम में, ना मिस्र में, ना यमन में। उसामा साहब, जी जी, तमाम एम्बेसीज जो हैं वो जर्नलिस्टों को, वो जनूबी पंजाब के जागीरदारों को, वो ब्यूरोक्रेट्स को और वो पॉलिटिशियंस को वो बुलाते हैं और वो नब्ज़ चेक करते हैं, पूछते हैं। मुख्तलिफ तरह के सेशंस होते हैं, सवालात होते हैं, कभी नाइट पार्टियाँ होती हैं, उनमें पूछा जाता है। और हासिल क्या करना हर चाहते हैं? महीने- वो देखना चाहते हैं कि कौन हर सी महीने कोई भी बड़ी बड़ी खबर। खबर। डिप्लोमेटिक मेरी बात एनक्लेव तो से सुन सबसे ले, पहले मेरी बात निकलती सुन है। ले डोगर साहब, डोगर साहब मेरी बात सुन ले। हर महीने 2-2, 3-3 केबल हर एम्बेसी हमारे मुल्क के ताल्लुकात, मुल्क के मामलात, मुल्क के लोगों, उनके हवाले से तमाम की तमाम एम्बेसी 2-2, 3-3 केबलें अपने मुल्कों में भेजती हैं। और हमारी एम्बेसियाँ 2-2, 3-3 केबलें, 2-2, 3-3 जो होते हैं कम्युनिके लेटर, वो हमें मरासले वहाँ से भिजवाती हैं। और किसी को शायद ये भी नहीं पता होता कि ये सफ़ेद रंग का कागज़ नहीं होता, ये येलो कलर का पेपर होता है। ये फोटोकॉपी नहीं हो सकता होता केबल, ये पढ़ा जा सकता है बस, सही। इसको फोटोकॉपी नहीं कर सकते। तभी वो डी क्लासिफाई ये इस करने तरह का के कह रहे इसके- हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे होंगे आप कि वो कहते हैं वो- जिसको डी क्लासिफाई करके और फिर ये प्रोसेस है बकायदा। ये जी। इन पेपर्स के देखें, इन पेपर्स के क्लासिफिकेशंस होते हैं और उन क्लासिफिकेशंस में जो हमारे सफ़ीर होते हैं वो खुल के माफ़ी और ज़मीर बयान करते हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क के साथ मुखलस होते हैं, वो मुल्क को बताते हैं। लेकिन मैं जो एक सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, जी जी। 70 साल से लेकर आज तक जितनी हुकूमतें आई हैं, जितनी हुकूमतें गई हैं, क्या वो अवाम ने उतारी हैं? क्या वो अवाम लेके आई है? आप किसी भी हुकूमत के, अगर आप अल्लाह को जान देनी है, हाज़िर नाज़र जान के आप सामने रख लें, अपने बुक्स रख लें और एक एक तहरीक मौलवी तमीज़ुद्दीन से लेके गुलाम मोहम्मद, अच्छा। और उसके बाद आप चले। ये देखें अपना। सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। अच्छा, ब्रेक के बाद हम एक तो देखेंगे इमरान खान साहब इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कह रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे, और इसके साथ के जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब ने क्यों इनकार किया, क्योंकि ये कौम के सामने लाएं, इसमें अगर सच है तो सबके सामने आना चाहिए, तो क्यों कोई तैयार नहीं हो रहा कि एक कमीशन की सरबराही है, जनरल साहब हैं, उस वाले से बड़ा उनका तजर्बा है, क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने माजरत कर ली। ब्रेक के बाद बात करें। अब पता चला। अब इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। वो क्या सोच रहे हैं और क्यों ये फ़ैसला किया गया है कि कल तहरीक अदम एतमाद की तरफ मामलात नहीं जाने देने किसी भी सूरत में। अब इमरान खान साहब इस सारे मामले को किस तरह ले रहे हैं, वो क्या सोचते हैं? जिसको घुटनों के बल गिरना कह रहे हैं इमरान खान साहब, वहाँ उनको गिराने की कोशिश, बैगर्स कांट बी चूज़र्स, शहबाज शरीफ उनके बेटे वज़ीर आला पंजाब बनने जा रहे हैं, वहाँ पर भी बड़ी रुकावटें हैं। अब वो हाई कोर्ट वो जा चुके हैं। दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो भी इमरान खान साहब के पीछे पीछे कुछ फ़ैसले कर रहे हैं। बाबा डॉक्टर साहब, वो भी एक बहुत बड़ा बहरान है। एक तो हम देख रहे हैं विफाक में, अभी पंजाब में, यानी विफाक का अभी मामला नहीं तय हो रहा, ये पंजाब का क्या बनेगा? उसामा साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कौमें भड़के मारने से भी नहीं बनती। कौमें मतलब किसी को इस तरह की एब्सोल्युटली नॉट और इस तरह के भड़के मारने से नहीं बनती। कौमें बनती हैं डायरेक्शन के साथ। चाइना ने पहले 20 साल दुनिया में किसी को चैलेंज नहीं किया, किसी को एब्सोल्युटली नोट नहीं कहा।
किसी को ये नहीं है कि चाइना ने जाके रशिया की जाके विज़िट कर लिया और ये कह दिया कि जनाब हम उसके कमी नहीं है, मरासी नहीं है। उन्होंने अपनी डायरेक्शन सेट की, बड़ी खामोशी से उन्होंने उस डायरेक्शन की तरफ चले। जब वो इस काबिल हुए, जब उनकी इकोनॉमी इस काबिल हुई, तो उन्होंने दुनिया को आंखें दिखाई। मसला ये कि 2 वक्त की रोटी खाने की आपके पास है नहीं है और आप कौम को जनाब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी तक इमरान खान साहब आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? अभी तक आप IMF से भीख मांग रहे हैं, आप सऊदी अरब से भीख मांग रहे हैं। सऊदी अरब के कहने पे आप मलेशिया का विजिट कर नहीं सकते, सऊदी अरब के कहने पे आप तुर्की का विजिट कर नहीं सकते, और आप बातें कर रहे हैं इस तरह की कि जनाब कौमें इस तरह सर से खड़ी हो जाती हैं, इस तरह बैठ जाती हैं। अभी तक आपका ये हाल है कि आप डॉलर आप 180 पे लेके, आपकी अभी तक प्राइम मिनिस्टर है और डॉलर 190 रुपए का। तो इकोनॉमी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ये हकीकत पसंदी से 74 साल में हम क्यों नहीं बेहतर हो गए सर? अगर यही था अमेरिका से हम सर सीटों मैं तो कह रहा हूं शमा साहब, तब से साथ चल रहे हैं तो आज तक बेहतर हो जाते हैं। इमरान खान साहब ने हमारी इकोनॉमी की कौन सी डायरेक्शन सेट की है, मुझे वो डायरेक्शन बता दें। इनके आने पे जो महंगाई का एक तूफान आया, सर बैड गवर्नेंस का एक तूफान आया, इनके इंतजामी चीज है कोई नहीं, अशिया पे कोई कंट्रोल नहीं, हर चीज महंगी हो गई। लोगों की अगर डबल नहीं हुई तो तनख्वाह डबल नहीं हुई, आमदनी डबल नहीं हुई, तो सर बाकी हर चीज का रेट डबल हो गया। पेट्रोल की कीमत देख लें, गैस सर रजीम चेंज से हो जाएगा, गंदम की कीमत देख लें, रजीम चेंज से हो जाएगा, रजीम चेंज से हो जाएगा, देख लें कौन सी ऐसी चीज है जो सस्ती हुई? सर रजीम चेंज होगी और ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। ये क्या बात हुई? पहले तो अपना हिसाब तो देना, उन्होंने कौन सी डायरेक्शन मिल जाएगी, उनके पास नहीं है, IMF भी आ जाएगा, डॉलर्स भी आ जाएंगे। एक चीज है कि PTV पे बैठ के रोज लोगों को एक मैसेज दे दो। आप रियासत मदीना की बात करते हैं, क्या आपने सूद से फ्री इकोनॉमी कर दी पाकिस्तान की? क्या पाकिस्तान में इस्लामी सजाओं का इम्प्लीमेंट कर दिया, निफाज कर दिया? क्या आपने अपने आइन को इस्लाम के मुताबिक हम आइन कर दिया? क्या आपने अपने कवानीन को इस्लाम के मुताबिक हम आइन कर दिया? कौन सी टाइम बहुत कम है, मुझे गुलाम रज़ा साहब की तरफ जाना है, फिर मैं पंजाब के हवाले से बात करनी थी, लेकिन आपने तो अब सारा सर पंजाब की मैं अभी आपको बात करता हूं, 2 मिनट दे दें। कल वज़ीर आला पंजाब ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया कल सुबह। उनसे कहा कि जनाब एक निजी होटल में अपोजिशन और हुकूमती अरकान वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर अपने पुलिस वालों से उसका घिराव करवाएं और जितने भी PTI के वहाँ पर MPs मौजूद हैं उनको अरेस्ट करके गिरफ्तार करके उनको किसी नामालूम मकाम पर ले जाएं। किस जुर्म में? सर ये कल की डायरेक्शन थी। IG और चीफ सेक्रेटरी दोनों ने इनकार कर दिया कि जनाब हम ये नहीं कर सकते, हमें सियासी मामला से दूर रखा जाए। उस पर इन्होंने कल कोशिश की और आज फिर एक ये इन्होंने भेज दी है। ताहिर खुर्शीद को ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब लगाना चाह रहे हैं, फ़याद दियो जो CCPO लाहौर है इनको ये IG पंजाब लगाना चाह रहे हैं, और इनकी कोशिश है कि ये आज ही इनका तबादला हो और ये सुबह तक उस होटल पे रेड करके PTI के सारे MPs जो हैं उनको उठा लें और उनको उठा कर वहाँ से ले जाएं कि जनाब ये इनका ताल्लुक नून लीग से नहीं है। और ये यही डायरेक्शन है। फिलहाल इंतज़ामिया जो है वो खड़ी हुई है। कल इन्होंने DC लाहौर को उस पर प्रेशर डलवा के रेंजर्स तलब कर ली पंजाब असम्बली में, लेकिन रेंजर्स ने आने से इनकार कर दिया। रेंजर नहीं आई यहाँ पर। कोशिश भरपूर की जा रही है कि किसी तरीके से गुंडागर्दी से, पुलिस के ज़रिए से, इंतज़ामिया के ज़रिए से PTI के सारे MPs जो नाराज़ अरकान हैं उनको वहां से अगवा किया जाए और उनको जाकर कहीं बंद कर दिया जाए, और जब तक वो ना माने उस वक्त उनको अपने पास रखा जाए। अच्छा, अब ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन जाएगी गुलाम रज़ा साहब। ये तो फिर गवर्नर राज या इस तरह की सोच नजर आ रही है, या आज कुछ लोगों ने कहा कि जी हमें अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए। आपकी नजर में हल क्या है? आइडियल सिचुएशन अब क्या है? इमरान खान साहब, तहरीक-ए-इंसाफ सबसे बड़ी जमात है हल ये है, बड़ा आसान हल है कि नोश्ता दीवार को पढ़ लिया जाए। तकदीर ने इनके हाथ से चीज़ें छीन ली हैं और अब इनको भी इसके ऊपर सब्र करना चाहिए, और ये मान लें कि अब जो लोग हैं वो इनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं, वो अब इक़्तिदार उनके सुपुर्द करें और बैठकर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपोजिशन करें। अगर इसी तरह जिस तरह वफाक में किया जा रहा है या पंजाब में किया जा रहा है, और अभी बाबा डोगर साहब आपको पता है सेक्रेटरीट के बेहतरीन रिपोर्टर हैं, इनकी जो खबर है कभी आज तक हमने नहीं देखा कि सेक्रेटरीट के हवाले से बाउंस बैक हुई हो। यहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल ही है, ऐसी सूरत हाल ही है इधर भी। अच्छा। इधर भी IG भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, सेक्रेटरी दाखिला भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। जो ऑप्शन दिन में डिस्कस किए गए थे उनके हवाले से किसी ने कहा कि ये करवा लें, उन्होंने कहा जी हम अब करने के लिए तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शन है सारे काम के लिए,
आपको जो काम कहा गया है वो करें। तो इस तरह लोग भी समझते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी समझते हैं। ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स में तमाम फ्रीकैन को समझ होती है, अगर समझ नहीं है तो जानबूझ के या जानबूझ के नहीं समझ रहे तो वो इमरान खान साहब दी गई है वज़ीर आला के खिलाफ। आपको लगता है वहां तो 2/3 मेजोरिटी है तहरीक इंसाफ के पास, वहां तो इनको कोई मसला नहीं है? वो शरारतें तो फिर शरारतें ही है ना, शरारतें उधर भी उन्होंने कर दी शुरू। अब आप उनका मैंडेट नहीं मानेंगे, वो आपका मैंडेट नहीं मानेंगे, शरारतें ना करें ना, वो ये भी तो खुद ब खुद वापस हो जाएगी। खौफ हो कि जी ये कहीं असेंबली ही ना तहलील का असेंबली केपी की असेंबली ना उड़ा दें। नहीं, असम्बलियाँ तो तहलील अगर होंगी तो सारी होंगी और हो जाएंगी, लेकिन अभी जो बातचीत हुई है उसमें यही कहा गया है कि अभी कम से कम 2-3 महीने जो है इसमें सब्र किया जाए। 2-3 महीनों के अंदर जो इस्लाहात लानी है, बजट पेश करना है, वो कर लिया जाए और सितंबर-अक्टूबर में इंतखाबात करवा दिए जाए, तमाम असम्बलियों के इंतखाबात करवा दिए जाए। जो करेक्शन लगवानी है थोड़ी बहुत, वो तमाम सियासी पार्टियां मिल के बैठ जाए। ये बेहतर है, सब पार्टियों के लिए बेहतर है कि साथ बैठ जाएं। अच्छा, इमरान खान साहब तो पहले ही मान गए हुए हैं, तो फिर मसला क्या है? ये तो आप बड़ी खबर दे रहे हैं। इमरान खान सब किधर मानते हैं, उन्होंने 4 साल में सलाम नहीं लिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी बात होगी उसके हवाले से। कहा तो था कि आप तो बात करने के लिए हम तैयार थे। सबसे बेहतर ऑफर ये लगी कि चलें कबल इंतखाबात करवा लेते हैं। तो अगर आज कहा, उन्होंने आज कहा, कहते मैं कभी शहबाज शरीफ का मैं मुंह नहीं देख, आज कहते मैं शहबाज शरीफ का मुंह नहीं देखना चाहता, उसका मैं हाथ नहीं, उसके साथ मैं बैठना ही कोई नहीं, उसको मैं अचकन नहीं पहनने दूंगा। वो तो पर्सनल बहुत ज़्यादा एक ज़िद्दी हठधर्मी की सतह तक गए हुए हैं। अच्छा। वो पढ़ लें अभी भी नौशत दीवार, नहीं तो मैं बताऊँ आपको। फिर ये ना हो कि शेख रशीद इनको राजा बाजार और उधर नारे लगवाने ले जाएं और उधर ही नारे लगाते रहेंगे। ये इस तरह के काम भी होते हैं। यहाँ हमने बड़े बड़े रहनुमा देखे हैं जो सिर्फ स्ट्रीट्स में ही फिर सारी जिंदगी उनकी पॉलिटिक्स रही है, पार्लियामेंट का मुंह नहीं देखा फिर उन्होंने। आपको लगता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो ये लग रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा बुलाया भी इलेक्शन कमीशन को और पूछा भी शहबाज शरीफ साहब से, बिलावल साहब से कि जी इलेक्शन आप तो खुद चाहते हैं इलेक्शन, तो इसमें क्या कबाहत है? अब भी कोई ऐसी आपको सूरत हाल नजर आ रही है कि इलेक्शन की तरफ मामला चला जाए और सब एग्री कर जाएं? चले 3 माह नहीं तो 4-5, और इलेक्शन कमीशन तो 7 महीने की कहानी सुना रहा है। और उस पर भी काबीना में बात हुई है कि इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है ये बात। देखिए उसामा साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो तो डू और डाई की पोजीशन में है। वो कह रहे हैं कि मैं ना खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। तो लेकिन मुझे फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है कि ये जो अपोजिशन सारी इकट्ठी हुई है, और ये इसलिए इकट्ठी नहीं हुई कि 2 महीने के बाद इलेक्शन करवा दिया जाए, 3 महीने के बाद इलेक्शन करवाया जाए। ये सारी चीज़ें बैठ के उन्होंने डिसाइड की हैं और मेरा ख्याल है कि 2023 में ही इलेक्शन होंगे, इससे पहले इलेक्शन नहीं। अच्छा, चलें, ये आपको ये ऐसा भी है कि शायद अक्टूबर में कुछ लोग कह रहे हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।